तो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 4 का एपिसोड 2 कवर करने वाले हैं। तो अगर आपने सीजन 4 का एपिसोड 1 या सीजन 3 अभी तक नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लो। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग फटाफट लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो। हम लोग 50K के काफी करीब हैं। आपके ये छोटे से सपोर्ट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और एक बात है, अगर आप सोलो लेवलिंग के अलावा कोई दूसरा एनिमे देखना चाहते हो तो हमारे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उस पे आपको न्यू ट्रेंडिंग एनिमे देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस चैनल के होम पेज पे भी मिल जाएगा। खैर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सोलो लेवलिंग सीजन 4 एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें दिखाई देता है कि कोरिया में आज तक का सबसे बड़ा एसरिंग गेट खुला है। इवन जिस गेट से कामिस आया था, ये गेट उससे भी काफी ज्यादा बड़ा होता है। हमें दिखाई देता है कि इस गेट की वजह से सभी हंटर्स चौकन्ने थे और पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उनमें से एक हंटर बीस्ट मोनार्च से टकरा जाता है। अब उसे पता नहीं होता है कि वो कौन है, तो वो उस पर चिल्लाने लगता है और बोलता है, तुम अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते, अब सॉरी बोलो। लेकिन वो इतना बोल ही रहा होता है कि बीस्ट मोनार्च उसे लिटरली खा जाता है। अब ये देख के वहाँ बाकी हंटर्स की तो फट जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये कोई मॉन्स्टर है और वो लोग भी फाइट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीस्ट मोनार्च एक एक करके सारे हंटर्स को बुरी तरह मारने लगता है। इधर सारे हंटर्स एक एक करके मर रहे थे और उधर जिन्वू जंगल में मंगल कर रहा होता है। मतलब उसने पूरी रात हंटर चा के साथ जंगल में बिताई थी। जिन्वू चा से बोलता है, क्यों ना हम किसी होटल में ब्रेकफास्ट करने चले, और फिर वो हंटर चा को काइजर पे बैठा के रेस्टोरेंट ले जाता है। इधर हमें जिनचू दिखाई देता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि कोरिया के सड़कों पे एक मॉन्स्टर सारे हंटर्स को मार रहा है, तो वो तुरंत जिन्वू को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, बट उसका कॉल नहीं लगता। मतलब सीरियसली यार, तुम फोन रखते ही क्यों हो जब उसे डू नॉट डिस्टर्ब में रख के घूमते हो। खैर, हमें दिखाई देता है कि बीस्ट मोनार्च बहुत सारे हंटर्स को मार चुका था। तभी वहाँ पे वो जर्मनी वाला एस रैंक हंटर आ जाता है। वो जिन्वू से मिल नहीं पाया था, इसीलिए वो वापस नहीं गया। वो सोचता है कि शायद इस मॉन्स्टर को मेरे हाथों से मरना लिखा था, इसीलिए मैं वापस नहीं जा पाया, और वो उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसके पीछे से थॉमस एंड्रे आता है और बोलता है, तो साइड हट, मेरे को फाइट करने दे। इधर हमें जिन्वू दिखाई देता है जो रेस्टोरेंट में होता है और फाइनली उसने कॉल उठा लिया। जिनचू तुरंत उसे सारी डिटेल्स देता है उस मॉन्स्टर के बारे में। जिन्वू पूछता है, ये कैसे पॉसिबल है, अभी तो डंजन ब्रेक होने में काफी टाइम है ना। जिनचू बोलता है, हाँ अभी टाइम है, बट ये मॉन्स्टर उस डंजन से नहीं आया है। सभी हंटर्स गेट को लेकर के काफी हाई अलर्ट पर थे। तभी ये मॉन्स्टर अचानक से आउट ऑफ नोवेयर आता है और उन सबको एक एक करके मारने लगता है, और अब थॉमस एंड्रे उससे फाइट कर रहा है। जिन्वू सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सारे हंटर्स के अंदर अपना शैडो सोल्जर डाल रखा है और उन शैडो सोल्जर्स को बोल रखा है कि अगर छोटा सा भी इंसिडेंट हो तो मुझे तुरंत रिपोर्ट करें। और यहाँ इतने सारे हंटर्स मारे गए और थॉमस फाइट में इंगेज्ड है, फिर भी अब तक किसी शैडो सोल्जर ने मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं किया। जिन्वू ध्यान लगा करके उन शैडो सोल्जर को सेंस करने की कोशिश करता है, तो उसे फील होता है कि कोई चीज जानबूझकर उनके बीच का सिग्नल वीक कर रही है। जिन्वू को आइडिया लग जाता है कि ये कोई मोनार्च ही कर सकता है। वो जिनचू से पूछता है, क्या उस मॉन्स्टर का शैडो है, मुझे जल्दी से कंफर्म करके बताओ। इधर हमें बीस्ट मोनार्च दिखाई देता है जो अपने बीस्ट फॉर्म में आ चुका था। उसको देख करके वो जर्मनी वाले हंटर भी डर जाता है। लेकिन थॉमस बोलता है, तुम लोग बस खड़े मत रहो, जाओ सिटीजन्स को रेस्क्यू करो, इस मॉन्स्टर को मुझ पे छोड़ दो। और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इससे पहले कि फाइट स्टार्ट हो, आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, थॉमस एंड्रे बीस्ट मोनार्च को हरा सकता है या नहीं। देखते हैं आप में से कौन सही बताता है। बीस्ट मोनार्च तुरंत अपनी नुकीले पंजों से थॉमस पे अटैक कर देता है, बट थॉमस एंड्रे अपनी बॉडी को हार्ड करके खुद को बचा लेता है और फिर सीधा उसके फेस पे एक जोर का पंच मारता है। फिर वो उसके सर पकड़ करके सीधे जमीन पे पटक देता है। इधर हमें दिखाई देता है कि वहाँ जोंगबिन और उसके गिल्ड मेंबर भी आ चुके थे। क्योंकि सियोल एक बहुत बड़ा शहर है, तो वहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, इसलिए उन लोगों को सिविलियंस को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया था। उस मॉन्स्टर को देख करके जोंगबिन भी सोच रहा होता है कि इसका ऑरा जेजू आइलैंड वाले मॉन्स्टर से कई गुना ज्यादा है। आखिर थॉमस किस बीस्ट के साथ फाइट कर रहा है। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि थॉमस एक बहुत ही जोर का पंच मारता है, जिससे बीस्ट मोनार्च सीधा बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। थॉमस उसका पीछा करते हुए नीचे जाता है और फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन बीस्ट मोनार्च नीचे लैंड होने से पहले ही एक दूसरे बिल्डिंग से टकरा करके अपने आप को काफी तेजी से थॉमस की तरफ लॉन्च कर देता है। थॉमस कंफ्यूज हो जाता है उसे देख के
क्योंकि ना उसके हाथों में कोई वेपन था और ना ही वो पंच से अटैक करने वाला था। उसने अपने दोनों हाथ भी पीछे रखे थे और तेजी से थॉमस की ओर जा रहा था। थॉमस सोचता है ये किस तरह का अटैक है, लेकिन तभी बीस्ट मोनार्च अपने सर से ही थॉमस के पेट में जोर से मारता है, जिससे थॉमस का बैलेंस बिगड़ जाता है और इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, बीस्ट मोनार्च उसके मुंह पर एक ऐसा पंच मारता है कि थॉमस दूर जा गिरता है। इधर टाइगर वीड वाले भी आ गए थे और एक और एस रैंक हंटर योनहू भी आ चुका था। हालांकि वो लोग भी इवैक्यूएशन के लिए ही आए थे, लेकिन जैसे ही योनहू की नजर बीस्ट मोनार्च पे पड़ती है उसकी लिटरली फट जाती है। वो सोचता है तो ये है वो मैजिक बीस्ट जिसका हमें रिपोर्ट मिला था। इसका मतलब उसके साथ जो फाइट कर रहा है वो और कोई नहीं थॉमस एंड्रे है। हमें दिखता है कि थॉमस ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया था और अपने पूरे शरीर को आर्मर से कवर कर लिया था, जैसे उसने जिन्हो के साथ फाइट में किया था। तभी वो मॉन्स्टर योनहू के पास से गुजरने लगता है। योनहू को लगता है कि वो उससे फाइट करने आ रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन जैसे ही बीस्ट मोनार्च उसके पास आता है उसकी लिटरली फट जाती है। वो हिल भी नहीं पा रहा होता है, ना ही उसे सर उठा करके देखने की हिम्मत हो रही थी। उसे अच्छे से पता था कि अगर वो सर उठाता तो वो आखिरी बार उसके शरीर पे सर होता, इसीलिए वो वापस से नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बीस्ट मोनार्च भी आगे निकल जाता है थॉमस के फाइट करने। इसके बाद बीस्ट मोनार्च अपना ग्रेविटेशन मैजिक यूज करके आसपास की चीजें उठा के थॉमस की तरफ फेंकने लगता है, बट थॉमस आसानी से उनको डॉज कर लेता है। और इस बार थॉमस भी अपना ब्लैक होल वाला मैजिक यूज करता है और बीस्ट मोनार्च को अपनी तरफ खींचने लगता है। बीस्ट मोनार्च भी कंफ्यूज हो जाता है और उसकी तरफ खींचते चला जाता है। थॉमस उसको पास में ला करके अपने दोनों हाथों से जोर से पंच मारता है और जमीन में गाड़ देता है। फिर वो उसके ऊपर चढ़ के उस पे पंचेस की बरसात कर देता है। बीस्ट मोनार्च इस वक्त पे कुछ नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन भले ही थॉमस फाइट जीत रहा था और वो कंटिन्यूअसली पंच बरसाए जा रहा था, फिर भी उसे कुछ अजीब फील हो रहा था, जैसे कुछ तो छूट रहा हो। उसे खुद पे डाउट हो रहा था, क्या मैं सच में जीत रहा हूँ? क्या इस बीस्ट को डिफीट करने के लिए इतना काफी रहेगा? फिर भी वो पंचेस मारते जा रहा होता है बिना रुके। तभी अचानक से बीस्ट मोनार्च उसके एक पंच रोक लेता है और एक न्यू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब उसका हेयर भी ब्लैक से व्हाइट हो गया था। वो बोलता है, मैंने उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे फ्रेगमेंट्स ऑफ लाइट के पिल्ले इतने पावरफुल हो सकते हैं। बहुत देखे मैंने तुम्हारे ये ट्रिक्स, अब मेरी बारी। वो पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है अब? वो थॉमस के अंदर से जिन्हो का शैडो सोल्जर निकाल करके कहता है, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, और उसे लिटरली क्रश करके खत्म कर देता है। फिर बीस्ट मोनार्च थॉमस का गर्दन पकड़ करके उठा लेता है और बोलता है, क्योंकि तुम इतने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो तो क्यों ना हमारे बीच स्ट्रेंथ का बैटल हो। इतना बोल करके वो थॉमस का सर क्रश करने वाला होता है, लेकिन थॉमस अचानक से गायब हो जाता है और उसके पीछे आकर उसके गर्दन को अपने दोनों हाथों से जकड़ लेता है और वो लिटरली उसको 360 घुमा देता है। लेकिन इतने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता और वो स्माइल करता है। थॉमस पूरा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। हमें दिखाई देता है कि बीस्ट मोनार्च अपना सर वापस से घुमा करके ठीक कर लेता है। फिर थॉमस का फेस पकड़ करके जोर से जमीन पर दी मारता है और बोलता है, मुझे फाइट करते करते भूख लग गई है अब। और वो लिटरली थॉमस एंड्रे को खाने वाला होता है। तभी पीछे से उसे एक अटैक आकर के लगता है। हमें दिखाई देता है कि वो अटैक उस जर्मनी वाले एस रैंक हंटर का होता है। वो बोलता है, मेरे रहते तुम किसी को नहीं खा सकते हो। लेकिन वो ये बोल तो देता है, लेकिन बीस्ट मोनार्च को देख के उसके भी पैर कांप रहे होते हैं। इधर थॉमस की हालत इतनी खराब होती है कि वो लिटरली जमीन पर रेंग रहा था। वो बोलता है, यहाँ से भागो वरना मर जाओगे। वो हंटर बोलता है, मुझे अच्छे से पता है कि मैं इसको कभी नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं एक हंटर हूँ। वो मन में सोचता है, मेरे लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है। अगर ये फाइनल फाइट है तो वही सही है। मैं फाइट करके जान दूंगा, कायरो की तरह भागने से तो बढ़िया है। लेकिन जैसे ही बीस्ट मोनार्च धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वो खुद को बस बार बार यही समझा रहा होता है, मैंने सही फैसला लिया है, मैंने सही फैसला लिया है, मैंने सही फैसला लिया है। अंटिल बीस्ट मोनार्च एकदम से उसके पास आ जाता है, तब उसे रियलाइज होता है, नहीं, मैंने गलत फैसला लिया। बीस्ट मोनार्च उसको खाने ही वाला होता है। तभी वहां जिन्हो का ड्रैगन काइजर आ जाता है और बीस्ट मोनार्च को अपने मुंह में दबोच करके उड़ा ले जाता है। बीस्ट मोनार्च काइजर का सर काट करके खुद को आजाद करा लेता है। तभी उसके ऊपर से अचानक जिन्हो आ जाता है और उसे अपने पैरों से किक करने वाला होता है, लेकिन वो इजीली वहां से बच के निकल जाता है।
जिन्वू काफी गुस्से में होता है। जिन्वू उस जर्मनी वाले हंटर को कहता है, क्या तुम थॉमस को कहीं सेफ जगह पे लेकर जा सकते हो? इधर बीस्ट मोनार्च अपना फॉर्म चेंज कर लेता है और वो एक भेड़िए की तरह लग रहा था। वो बोलता है, तो ये सच है, मैं तुम्हारे अंदर से शैडो को सूम करके बता सकता हूँ। इधर फाइनली थॉमस एंड्रे सेफ जगह पे पहुंच चुका था। जिन्वू सेंस करता है कि इसका ब्लड लस्ट कुछ ज्यादा ही है। मतलब आज तक इतना ब्लड लस्ट किसी मॉन्स्टर में नहीं देखा। ऊपर से ये अकेला नहीं आया था। मतलब जिन्वू को उसके अलावा भी कोई और सेंस हो रहा था। आखिर तुम एक इंसान हो कि शैडो मोनार्च का पावर इस लेवल पे कैसे यूज कर सकते हो? तभी वहां स्मोक के अंदर से कोई बोलता है, ये सब आर्किटेक्चर की वजह से हो रहा है। उसने बहुत समय पहले शैडो मोनार्च के साथ कोई डील किया था। तभी जिन्वू के पीछे से इंसेक्ट मोनार्च आ जाती है। वो बोलती है, इसका मतलब मैं इस इंसान को खा सकती हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि दूसरे मोनार्च का टेस्ट कैसा होगा। हमें दिखता है कि जिन्वू के सामने अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन मोनार्च आ चुके थे। फ्रोस्ट मोनार्च, बीस्ट मोनार्च और इंसेक्ट मोनार्च। वो तीनों एक साथ अपना ऑरा रिलीज करते हैं और उनका मैजिक एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने आसमान को भी चीर दिया था। जिन्वू भी अपनी शैडो आर्मी बुला लेता है, जिसमें इग्रिस और आयरन तुरंत फ्रॉस्ट मोनार्च पे अटैक कर देते हैं और टैंक और काइजर बीस्ट मोनार्च पे अटैक कर देते हैं। बीस्ट मोनार्च बोलता है, तो क्या ये सब तुम्हारी न्यू शैडो आर्मी है? इधर फ्रॉस्ट मोनार्च एक बड़ा सा आइस वॉल बनाता है और सारे शैडो सोल्जर्स को ट्रैप कर देता है। सारे मतलब इग्रिस, आयरन और इवन बेरू और ग्रीड को भी। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, तुम्हारे सारे शैडो सोल्जर काफी वीक है। इस आइस प्रिजन में वो हिल भी नहीं पाएंगे। तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारे ये सोल्जर्स हमें रोक सकते हैं? हमें दिखता है कि जिन्वू का एक हाथ भी जम गया होता है, लेकिन वो आसानी से आइस तोड़ देता है। फिर वो कामिस का डैगर निकालता है जो थॉमस ने दिया था और फ्रॉस्ट मोनार्च की तरफ डैगर करके बोलता है, मैं तुझे तो डेफिनेटली मारूंगा। इसके बाद फाइनली उनकी फाइट स्टार्ट होती है। फ्रॉस्ट मोनार्च अपना पावर से ढेर सारे आइस गोलम की आर्मी बना लेता है और इंसेक्ट मोनार्च उन सब हंटर्स को जिनको बीस्ट मोनार्च ने मारा था, उनके डेड बॉडीज को ज़ॉम्बी मॉन्स्टर की आर्मी में बदल देती है। सब मिलकर के जिन्वू पे अटैक कर देते हैं। इस वक्त जिन्वू के सारे शैडो सोल्जर्स ट्रैप थे, तो जिन्वू को अकेले ही सब मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है। जिन्वू अपने नए डैगर की मदद से उन सब मॉन्स्टर्स को इजीली खत्म करते जा रहा था। इधर फ्रॉस्ट मोनार्च एक के बाद एक आइस गोलम क्रिएट करके जिन्वू की तरफ भेजे जा रहा था, लेकिन जिन्वू सबको डिफीट कर रहा था। पर जब जिन्वू इन सब में बिजी था, तभी फ्रॉस्ट मोनार्च अचानक से अटैक कर देता है, लेकिन जिन्वू उसे नोटिस कर लेता है और अपने डैगर से काउंटर कर देता है। बीस्ट मोनार्च बोलता है, सीरियसली तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये मेटल का टुकड़ा मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा? लेकिन वो इतना बोल ही रहा होता है कि जिन्वू उसके हाथ के 2 टुकड़े कर देता है और बोलता है, सही कहा तुमने, अगर मेरे पास कोई दूसरा मेटल का टुकड़ा होता तो तुम्हें कुछ नहीं होता। लेकिन जब वो बीस्ट मोनार्च से फाइट कर रहा था, तभी पीछे से इंसेक्ट मोनार्च अटैक करने आ जाती है। इधर बीस्ट मोनार्च भी अपने हाथ को 1 सेकंड में हील कर लेता है। अब जिन्वू के सामने ज़ॉम्बीज और आइस गोलम की आर्मी थी, ऊपर से 3 मोनार्च और जिन्वू अकेला खड़ा था। उसके सारे शैडो सोल्जर अभी तक ट्रैप थे। तभी हमें दिखता है कि बेरू फाइनली उस आइस प्रिजन को तोड़ करके बाहर आ जाता है। आइस प्रिजन से निकलते ही वो जोर से बोलता है, माय किंग, और फिर इंसेक्ट मोनार्च की तरफ अटैक करने चला जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किंग को हाथ लगाने की। बेरू को आइस प्रिजन से निकलता देख फ्रॉस्ट मोनार्च और बीस्ट मोनार्च दोनों हैरान हो जाते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, ये कैसे पॉसिबल है? मेरे आइस स्पेल से निकलना नामुमकिन है। उसे सिर्फ कमांडर लेवल के सोल्जर्स ही तोड़ सकते हैं। जिन्वू के शैडो आर्मी में सिर्फ 2 ही कमांडर लेवल के सोल्जर हैं, एक बेरू और दूसरा ग्रीड। बीस्ट मोनार्च बोलता है, इस ह्यूमन के पास कमांडर लेवल के सोल्जर्स कैसे हो सकते हैं? एक सिंगल कमांडर लेवल सोल्जर को लिटरली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। इधर इंसेक्ट मोनार्च बेरू को बोलती है, जो बच्चे अपनी माँ को नहीं पहचानते उन्हें पनिशमेंट की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि बेरू भी एक तरह से इंसेक्ट की है और वो सारे इंसेक्ट को कंट्रोल करती है। इसके बाद वो बेरू पे अटैक करती है, लेकिन बेरू भाई गुस्से में होता है। वो बोलता है, हट जा सामने से पागल कुतिया। लिटरली उसने यही बोला था। मैंने जब ये देखा तो मैं भी हंसी रोक नहीं पा रहा था। इंसेक्ट मोनार्च भी लाइक, क्या कहा तूने? लेकिन बेरू उसे इग्नोर करके जिन्वू के पास चला जाता है। वो अपने घुटनों पे गिर के रोने लगता है और बोलता है, सॉरी माय किंग, आपको इतनी देर तक अकेले मॉन्स्टर से लड़ना पड़ा, लेकिन आपने फिर भी उन सबको इजीली डिफीट कर दिया। आप बहुत शक्तिशाली हो, आप बहुत महान हो। बेरू एकदम फिल्मी डायलॉग्स मारते हुए तारीफ करते जा रहा था। ये देख करके जिन्वू भी शॉक होता है कि बैटलफील्ड के बीच में ये क्या कर रहा है। बेरू रोए ही जा रहा था, तभी पीछे से कुछ ज़ॉम्बी मॉन्स्टर्स अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो जिन्वू के पास पहुंचते, बेरू उन्हें 1 सेकंड में काट के रख देता है।
तभी इंसेक्ट मोनार्च जिन्वू को पकड़ लेती है और काफी दूर फेंक देती है। इधर फ्रॉस्ट मोनार्च जिन्वू को संभलने का मौका नहीं देता और उस पे आइस स्पीयर की बारिश कर देता है, लेकिन जिन्वू अपने डैगर से सबको डॉज कर लेता है। पर फ्रॉस्ट मोनार्च नहीं रुकता, वो कंटिन्यू जिन्वू पे आइस स्पीयर से अटैक करते जा रहा था। तभी अचानक से फ्रॉस्ट मोनार्च के हार्ट में एक डैगर लगता है। जिन्वू का ये सरप्राइज अटैक फ्रॉस्ट मोनार्च भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। जिन्वू बोलता है, मैंने बोला था कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च उस डैगर को निकाल करके खुद को हील कर लेता है। जिन्वू सोचता है कि मैंने उसके हार्ट में डैगर मारा लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, मतलब इतनी आसानी से मैं इसे नहीं हरा सकता। और जिन्वू फिर से उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे से बीस्ट मोनार्च आ जाता है और अपने ब्लेड से जिन्वू के पीठ पर वार कर देता है। उस अटैक से जिन्वू के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड आने लगता है। जिन्वू को दर्द में देख करके बेरू चिल्लाता है, माय किंग, और जिन्वू की तरफ जाने लगता है, लेकिन इंसेक्ट मोनार्च उसे कस के जकड़ लेती है और जाने नहीं देती है। बीस्ट मोनार्च जिन्वू के गर्दन पर तलवार रख करके बोलता है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ये तुम्हारा एंड भी नहीं। तभी बेरू चिल्लाता है और सारे सोल्जर्स को बोलता है, ये सोने का टाइम नहीं है, उठो और अपने किंग की हेल्प करो। तभी हमें दिखता है कि ग्रीड फाइनली उस आइस प्रिजन को तोड़ करके बाहर आ जाता है। उसे देख के बीस्ट मोनार्च भी बोलता है, वो चीज जरूर अपने जीवन काल में एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर होगा। इतना ही नहीं, इसके बाद एक एक करके सारे हाई रैंक के सोल्जर भी आइस प्रिजन को तोड़ के बाहर आने लगते हैं, जैसे टस्क, आयरन, इग्रिस सब आ चुके होते हैं जिन्वू को हेल्प करने। लेकिन फ्रॉस्ट मोनार्च बोलता है, इसका कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे जख्म काफी गहरे हैं, तुम ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। जिन्वू बोलता है, क्या तुम इस इंजरी की बात कर रहे हो, और उसे तुरंत हील कर लेता है। ये देख करके फ्रॉस्ट मोनार्च और बीस्ट मोनार्च दोनों शॉक हो जाते हैं। इधर हमें दिखता है कि ये फाइट पूरे वर्ल्ड में लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। अलग अलग देश के लोग जिन्वू को देख रहे थे और चीयर कर रहे थे। हमें दिखता है कि थॉमस का हाल इतना खराब हो चुका था कि उसे 2-3 हीलर मिल करके हील कर रहे थे, फिर भी वो उठ नहीं पा रहा था। वहाँ खड़े बाकी हंटर्स सोच रहे थे, कहीं ये दुनिया का अंत तो नहीं। युनहू भी काफी शौक हो जाता है जिन्वू को फाइट देख करके। वो सोचता है कि मुझे पता था कि जिन्वू स्ट्रांग है और उसका पावर कंटिन्यू ग्रो कर सकता है, लेकिन वो इस लेवल पे आ चुका है ये मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। अब इधर क्योंकि सारे हाई रैंक सोल्जर्स आजाद हो गए थे, तो जिन्वू को उतना दिक्कत नहीं हो रहा था फाइट करने में। ग्रीड और बाकी सोल्जर्स फ्रॉस्ट मोनार्च को बिजी रखे हुए थे। बेरू अकेला इंसेक्ट मोनार्च को संभाल रहा था और जिन्वू बीस्ट मोनार्च से फाइट कर रहा था। तभी हमें वहां से कुछ दूर एक बिल्डिंग पर हंटर लिम दिखाई देता है। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं, ये भी एक एस रैंक हंटर है जो बो एंड एरो से फाइट करता है, मतलब लॉन्ग रेंज फाइटर है। ये जेजू आइलैंड रेड में भी था। वो सोच रहा था कि मैं कब से ये फाइट देख रहा हूँ, मुझे भी कुछ करना चाहिए, और वो लॉन्ग रेंज से उन मॉन्स्टर को स्नाइप करने का सोचता है। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई मिस्टीरियस पर्सन आता है और बोलता है, शांति से बैठ करके फाइट देखो, और गायब हो जाता है। लिम जैसे ही पीछे मुड़ करके देखता है, वहाँ कोई नहीं होता। आप लोग कमेंट में गेस करो कि वो कौन हो सकता है। फिलहाल अब ये बैटल अपने एंड की तरफ बढ़ रहा था। हमें दिखता है कि इंसेक्ट मोनार्च ने जिन्वू पर पॉइजन डाल करके उसे पैरालाइज कर दिया है, लेकिन जिन्वू तुरंत उसको भी ठीक कर लेता है। ये देख करके इंसेक्ट मोनार्च गुस्सा हो जाती है और उस पर डायरेक्टली अटैक करने चली जाती है। लेकिन इस बार जिन्वू रेडी था और अपने म्यूटेंट स्किल का यूज करके उसके हजारों टुकड़े कर देता है, जिसके बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे गायब होने लगती है। मतलब जिन्वू ने फाइनली एक मोनार्च को मार दिया था। उसके सिस्टम में भी नोटिफिकेशन आता है कि इंसेक्ट मोनार्च मर गई, और उसका लेवल भी बढ़ करके 146 हो जाता है, मतलब वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। सॉरी, इस वीडियो में पूरा फाइट कवर नहीं कर पाया क्योंकि बहुत लंबा चले जाने वाला था ये फाइट, तो वीडियो काफी बड़ा हो जाता। ऊपर से जल्दीबाजी में एक्सप्लेन करता तो आपको उतना मजा भी नहीं आता, इसीलिए रिक्वेस्ट है थोड़ा वेट कर लो। वैसे आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहिए तो इस वीडियो पे 2K लाइक और 500 कमेंट कंप्लीट करवा दो। और अगर वीडियो देखने में थोड़ा भी मजा आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम लोग 50K के काफी करीब है, तो जल्दी से कंप्लीट करवा दो। और अगर आपको सोलो लेवलिंग के अलावा कोई दूसरा एनिमे भी देखना है तो हमारे सेकंड चैनल एनिमे सीना को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।